नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इसमें बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा। यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर। यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के एसटीएफ लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास तौर पर नजर होगी और 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा जो है वो शुरू हो रही है। तो संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास नजर रखी जाएगी और 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा शुरू होने जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में शामिल होंगे और लखनऊ से एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। और बड़ी जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा करें। यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाएगी। तो संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास नजर होगी। लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में शामिल रहेंगे। 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है। 22 फरवरी से जो है बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। और यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी के एसटीएफ के जिम्मे जो है सौंपी गई है और अब लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास तौर से नजर बनी रहेगी और 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी जो है रहेगी और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है। संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास निगरानी बनी रहेगी। लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में मौजूद रहेंगे। तो 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और इसी को लेकर जो है सभी तैयारियां की जा रही है। एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। तो परीक्षाओं को लेकर एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर खास तौर पर नजर बनी रहेगी। तो यूपी बोर्ड परीक्षा की निगरानी जो है अब एसटीएफ करेंगे और इस दौरान जो है लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में शामिल रहेंगे। तो 22 फरवरी से हाई स्कूल इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं जो है वो शुरू होने जा रही है और इसी को लेकर जो है तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। और लखनऊ से खबर साझा कर रहे हैं, एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। लोकल इंटेलिजेंस कक्ष निरीक्षक के रूप में शामिल रहेंगे और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपके साथ साझा कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा का जिम्मा अब एसटीएफ के जिम्मे सौंपा गया है और 22 फरवरी से जो है परीक्षाएं शुरू होने जा रही है। और लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है, एसटीएफ एलआईयू को कक्ष निरीक्षण का जिम्मा सौंपा गया है। यूपी बोर्ड के सभी परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
और बढ़ते हैं आगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखनऊ में एक जनसभा के दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने इस दौरान कहा कि हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी सरकारी योजना से वंचित ना रहे। वहीं पीएम मोदी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बनने का सामर्थ्य है। आज देश का हर व्यक्ति वाराणसी और अयोध्या आना चाहता है। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया। देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल स्थित कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। ये मंदिर संभल के एंकरा कंबोह इलाके में बनने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद इस मंदिर के शिलान्यास की चर्चा थी। बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आज श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रखी गई। प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन किया, जिस भाव से पूजन किया, प्रधानमंत्री ने जिस श्रद्धा से पूजन किया, श्री कल्की धाम की धरती को नमन किया। मैं और योगी जी साथ थे, जहां भगवान के धाम की आधारशिला रखी गई है, उस भूमि को नमन किया। मैं ऐसा मानता हूं कि ना अतीत में और ना भविष्य में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में एक जनसभा के दौरान करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया, जहां सीएम योगी ने कहा कि ये नया उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2018
के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोई स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित भारत के संकल्प में एक विकसित उत्तर प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 61,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का क्रियान्वयन कराने वाला उत्तर प्रदेश आज जीबीसी 4 में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों का ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश जिसके नाम से 2017 और 2014 के पहले लोग घबराते थे, आने से कतराते थे, आज वही यूपी यानी अनलिमिटेड पोटेंशियल और यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आज अपनी प्रतिभा और पोटेंशियल को पहचान कर सुरक्षा, सुशासन और विकास से जुड़ चुका है। देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान कर रहा है। हमारा राज्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। और झारखंड में चंपई सोरेन की नई नवेली सरकार की राह में आए दिन रोड़े बिछाने का काम सरकार के ही नुमाइंदे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद जानकारी है कि बजट सत्र में बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसके बाद अब आला कमान के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस के खेमे में कांग्रेस के ही 4 विधायकों को लेकर नाराजगी बनी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। इसके 2/3 विधायक नाराज, झारखंड में फिर होगा बवाल, पार्टी में टूट के पूरे आसार, बगावत हुई तो बच जाएगी सदस्यता, क्या बजट सत्र में होगा बड़ा खेला? हम लोग को हाईकमान हम लोग को क्या आदेश करता है तो हम लोग बात तो रखे, चारों मंत्री को हटाना। कमान का जो भी फैसला होता है हम लोग अनुशासित सिपाही हैं, उसका हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे सभी साथी हैं और हम लोग सब एक साथ निकल रहे बाहर। अभी तो फिलहाल यहीं पे हैं, वो बाद में अब बात करने के बाद बताएंगे। अभी चंपई सोरेन और उनके मंत्रिमंडल की शपथ लिए जुमा कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन उसकी आग आला कमान तक पहुंच रही है। जी हाँ, झारखंड में चंपई सोरेन के कैबिनेट विस्तार के बाद से बगावत का झंडा कांग्रेस के ही विधायकों ने अपने कोटे के मंत्रियों के खिलाफ उठा लिया है। कांग्रेस कोटे से मंत्रियों के रिपीट होने पर पार्टी से नाराज विधायकों की टोली दिल्ली में डेरा जमा चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस के 12 विधायकों का यही रुख रहा तो चंपई सोरेन की सरकार की सेहत पर असर पड़ सकता है। बजट सत्र के दौरान खेला हो सकता है। मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस के 12 विधायक बगावत पर उतर आए हैं। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इनमें से 4 के मंत्री बनने के बाद 2/3 यानी 12 विधायक अपने ही मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं।
देखिए, आला कमान का निर्देश था कि हम ओथ में जाएं। हमने ओथ में जाने के बाद में हमने आला कमान का सम्मान किया, उनके आदेश का पालन किया। अब बारी है हमारी भावना से आला कमान का उपदेश। पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। पार्टी के नेतृत्व के हर निर्णय को हम लोग सम्मान करते हैं। तो नाराज नहीं हैं आप? नहीं, क्योंकि कई विधायक नाराज हैं और कौन बता नाराज है कि वो लोग शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। आप नाराज हैं कि हम शपथ पार्टी ग्रहण के समारोह में साथ जाएंगे? है, पार्टी के साथ है। शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल होंगे विधायक जी? वो तो अभी का देखिए, ऐसे मेरा तबीयत खराब है थोड़ा सा। नाराज विधायकों ने स्टैंड लिया कि वो कौन बोला? ठीक है, अभी उनकी बातों को सुन लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। सभी लोग 4 ही लोग मंत्री बन सकते हैं और उस निमित्त जो फैसला होता है पार्टी का, उसको सब लोग सिरोधार्य करते हैं। हम समझते हैं सभी लोगों की इच्छा होती है कि हम भी मंत्री बने और निश्चित रूप से सभी लोगों की होनी भी चाहिए। और अभी सारी चीज़ों को समझा जाएगा, लेकिन जो फैसला होता है वो सभी लोगों का मिलकर होता है। हम समझते हैं कि वो सभी चीज़ों को समझने हल निकलने से तो हम लोग अभी यहाँ नहीं आते हैं। तो वोट तो ले चुके हैं, अब क्या डिमांड है आप लोग? अभी जाने का तो बात नहीं हुआ, अभी हम लोग बात करेंगे। नहीं, वोट ले चुके हैं, मिनिस्टर्स जो है आपके पार्टी के वो ले चुके हैं, तो अब क्या उनको हटाने तक आप लोग क्या नहीं, कुछ सोल्यूशन निकालेगा हम लोग। उसमें क्या, हम लोग को हाईकमान हम लोग को क्या आदेश करता है, तो हम लोग बात तो रखें, चारों मंत्री को हटाना। क्योंकि राज्य में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 81 विधायकों वाली विधानसभा में 47 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17 और 1 आरजेडी का है। दिल्ली पहुंचे कांग्रेस के नाराज विधायकों ने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए समय मांगा है। खबरों में दम हुआ तो नाराज विधायक दिल्ली से दूर दूसरे राज्य में कोप भवन में भी जा सकते हैं। वैसे तो दिल्ली से झारखंड तक बगावत की अदावत से आला कमान भी हलकान है। अब रूठे विधायकों को आला कमान के आश्वासन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार का कर्ज बड़ा सियासी मुद्दा है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले बोलती आई है। अब वहीं प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्ज का भार अब भी लगातार बढ़ रहा है, जिस पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि हमेशा कर्ज और धरने की दुहाई देने वाली बीजेपी सरकार अब 3 महीने में ही 13 करोड़ कर्ज की योजना बना चुकी है। तो फिर कैसे छत्तीसगढ़ कर्ज से उभरेगा, ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सरकार का कर्ज बड़ा सियासी मुद्दा है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जहां तत्कालीन सरकार पर लगातार हमले बोलती रहती थी, वहीं अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्ज का भार अब भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास सरकार को घेरने का मौका है, जिसे वो बखूबी भुना भी रही है। कांग्रेस की तरफ से उद्धव वर्मा कहते हैं कि सरकार बने हुए अभी 3 महीने हुए, शुरुआती दिनों में ही 9,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। 4,000 करोड़ कर्ज होने वाला है। जब कांग्रेस कर्ज लेती थी तो यही बीजेपी की सरकार धरना प्रदर्शन करके कहती थी कि कर्ज लेकर प्रदेश को डुबो दिया है, लेकिन इनकी क्या स्थिति है पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, सरकार बने अभी 3 महीना हुआ है और 3 महीना में शुरुआती दिनों में ही 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले चुके हैं। 4,000 करोड़ और लेने के लिए प्रयासरत हैं। पूरी जनता छत्तीसगढ़ की ये भली भांति जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये धरना प्रदर्शन और हर जगह ये बात बोलते थे कि कर्ज में डुबा दिए। तो इनकी क्या स्थिति है ये पूरा प्रदेश देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि लोग चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप घोषणा किए थे और उसको पूरा करने में ये सक्षम नहीं है, और कर्ज के ऊपर कर्ज लादने का काम, आम जनता को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सर्वविदित है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने सिस्टम को बिगाड़ दिया है और छत्तीसगढ़ का पैसा भ्रष्टाचारियों के हाथों में पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है।
और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुँचाया, अपने एटीएम में ज़्यादा पैसा पहुँचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचाया। वही बात अगर आंकड़ों की करें तो जनवरी से अब तक 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है। फिर सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज के लिए आरबीआई का दरवाजा खटखटाया है। इसमें 4,000 करोड़ को शामिल कर दें तो 2 महीने में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 13,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जबकि कुल कर्ज 1,04,000 करोड़ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने का बार बार आरोप लगा रही है। उसके आंकड़े कहते हैं कि 5 साल तक प्रदेश की सत्ता में रही भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने करीब 50,000 करोड़ का कर्ज लिया है। विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बताया था कि 17 दिसंबर 2018 को राज्य पर कुल कर्ज 41,995 करोड़ रुपए था, जो बीते वर्षों में बढ़कर दोगुना से ज्यादा हो गया। राज्य पर 31 जनवरी 2024 की स्थिति में कुल 95,754 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 8,074 करोड़ रुपए जीएसटी ऋण और 5,696 करोड़ रुपए है। केंद्र से पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त ऋण को कम करने पर वर्तमान में राज्य का शुद्ध कर्ज 31,984 करोड़ रुपए है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 16.1% है। फिलहाल आंकड़ों के आधार पर सरकार और विपक्ष कर्ज के मामले में एक दूसरे पर हमलावर है। अपने अपने कार्यकाल की तारीफें करते हुए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट। और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस से सीटों की शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच जारी इस लिस्ट में पीडीए के तहत 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सपा की इस लिस्ट में कई चेहरे पुराने हैं, जिन्हें सपा ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में लड़ने का मौका दिया है। गाजीपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट दिया है, जबकि मुजफ्फरनगर से हरिंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, चंदौली से वीरेंद्र सिंह को सपा उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि कांग्रेस से गठबंधन के बाद अखिलेश यादव यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, जहां बहादुर ब्लॉक में स्मृति ईरानी ने लोगों से मुलाकात किया, जिसके साथ ही उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान का निर्देश भी दिया। आदित्यनाथ जी और विशेषतः जिन्होंने साल 2014 में अमेठी में वादा किया था कि वो बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में जो प्रदेश की राजधानी में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके सौजन्य से अमेठी में 6,523 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये एमओयू नहीं है, ये धरातल पर इम्प्लीमेंट हुआ निवेश है। आजादी के बाद से साल 2014 तक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब तक अमेठी में लघु उद्योग की दृष्टि से 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपए आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया। ताकि और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।